Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आज यू चेंग दाफन वैली के एक ऐसे घर के सामने खड़ी हुई थी जिसके सामने वो दोबारा आएगी ये उसने सोचा नहीं था, पर आज वक्त ने उसे यहाँ पहुँचा दिया था. और जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला था वो अपने चेहरे पर लगभग शॉकिंग एक्सप्रेशन लेकर उसे देख रहा था. कुछ पल की चुप्पी के साथ ही आखिरकार उस शख्स ने कुछ कहा. उसने अपनी तरकशी आवाज़ में पूछा, आज तुम? फिर उसने अपने आप को ही करेक्ट करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम तो मैडम बन चुकी हो और मैडम को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए. तो आज मैडम जियांग यहाँ क्या कर रही हैं इस जंगल में? उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर एकाएक यू चेंग की भौहें तन गई. उसकी फिस्ट क्लिंच हो गई, पर उसने अपनी आवाज़ को बदलने नहीं दिया. उसने अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहा, क्यों? मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आ सकती? उस सामने वाले शख्स ने कहा, मुझसे मिलने आ सकती हो अगर हमारी राहें किसी मकसद से मिली हों, क्योंकि मैडम यू चेंग कोई भी काम बिना मकसद के तो नहीं कर सकती ना. ये कहते हुए वो हंसने लगी. यू चेंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी भूली हुई बेस्ट फ्रेंड को इस तरीके से तो ग्रीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. सामने वाले शख्स ने कहा, क्या कहा तुमने? फ्रेंड? और हम? हम लोग किस तरीके से दोस्त बने हैं शायद मुझसे बेहतर तुम जानती होंगी. और वैसे भी तुम यहाँ मुझसे फ्रेंडशिप निभाने तो नहीं आई होंगी, क्योंकि जिस वक्त से हम लोगों ने एक दूसरे से राहों को बदला था उसके बाद आज तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आई होगी. ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है. यू चेंग ने कहा, क्या तुम सारी बातें यहीं इस गेट पर खड़े होकर कर लोगी? तुम्हें नहीं लगता कि हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए? उस शख्स ने गेट पे से जगह छोड़ दी और यू चेंग अपने हील्स को टक टक करते हुए अब उस घर में दाखिल हो चुकी थी. घर बेहद ही आलीशान था और सुकून में. लग रहा था कि वो शख्स इस घर में बहुत ही सुकून की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा होगा. शहर की भीड़ भाड़ से दूर, जंगलों के बीच में, बिल्कुल नेचर की गोद में बसा हुआ था ये घर. यू चेंग वहीं सोफे पर जाकर बैठ गई. वो शख्स भी अब उसके सामने जगह ले चुका था. यू चेंग ने कहा, कैसी हो तुम? सामने वाले शख्स ने जवाब दिया, जैसा मुझे छोड़ कर गई थी, पता नहीं, कह नहीं सकती बेहतर हुई हूँ या बदतर. खैर छोड़ो, मेरी हालात को हम बाद में कभी फुर्सत से डिस्कस करेंगे. फिलहाल तुम बताओ कि आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू चेंग ने कहा, कम ऑन जिन, बी प्रैक्टिकल. मैं तुमसे मिलने आई हूँ, क्या मैं मिलने नहीं आ सकती? जिन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा बी प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल होकर बात करो. क्यों आई हो, साफ साफ बताओ. यू चेंग ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, चलो काम की ही बात कर लेते हैं. एक बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई है और उसके ऊपर हमें जल्द से जल्द काम करना होगा. जिन ने एकाएक अपनी भौहें सुकेड़ ली और यू चेंग की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछने लगी, परेशानी? मैं इस जंगल में रह रही हूँ, मुझे भला क्या परेशानी छू सकती है? मैंने हर चीज़ से राब्ता तोड़ दिया है. यू चेंग ने कहा, तुमने भविष्य में आने वाली चीज़ों से राब्ता बेशक तोड़ दिया हो, पर हमारे पास्ट जुड़े हुए हैं और वही पास्ट हमारे फ्यूचर को ख़राब करने के लिए तैयार खड़ा है. अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी. जिन ने कहा, भविष्य और पास्ट? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रेजेंट भी मुश्किल है और तुम भविष्य और पास्ट की बात कर रही हो. खैर बताओ, कौन सा इतिहास हमें वापस बुला रहा है? यू चेंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, इतिहास बुला रहा है वींग को ढूंढने के लिए. एकाएक जिन के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई. उसकी चेहरे में एक सफ़ेदपन उतर आया. आंखें लगभग शौक से पूरी तरीके से खुल चुकी थीं. जैसे कि यू चेंग ने जो कहा है उसने कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर डाला है. फिर भी उसने अपने चेहरे को ज़्यादा बदलने नहीं दिया. यू चेंग ने कहा, हाँ मैं सही कह रही हूँ, वींग को ढूंढने के लिए अब सर्च तेज़ हो गई है. रॉयल गार्ड्स अभी हर जगह उसे ओपनली तो नहीं ढूंढ रहे हैं, पर हाँ उन्होंने अपनी सर्च अब बहुत लो लेवल से बहुत अपर लेवल तक बढ़ा दी है. वो पहले की तरह शांति से नहीं बल्कि बहुत ईगरली उसको ढूंढ रहे हैं. जिन ने स्माइल देते हुए कहा, अच्छी बात है, लो
तुम्हें चाय पीनी चाहिए। यूचैंग ने कहा, तुम हंस रही हो? तुम मुझे चाय ऑफर कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितनी सीरियस मामले पर तुम्हारे से बात करने आई हूँ और तुम्हें समझ भी आ रहा है? यूचैंग चिढ़ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से जिन उसे ट्रीट कर रही है। फिलहाल उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था और जिन मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही थी। जिन ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना, क्या बात लेकर बैठ गई? पहले चाय तो पियो, इतना लंबा सफ़र तय कर आई हो, फिर हम बात करेंगे। यूचैंग ने चाय को साइड रखते हुए कहा, मेरी बात सुनो, मामले की सीरियसनेस को समझो, हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। यूचैंग की बातों के बीच में ही जिन वही काउच से उठकर कैबिनेट के पास एक एनवलप को लेकर आ गई थी। उसके बाद वो काउच पर वापस रिलैक्स होकर बैठ गई। जैसे ही उसने सुना कि यूचैंग ने कहा है कि हमारे पास समय नहीं है, जिन ने हंसते हुए कहा, समय? यूचैंग ने कहा, तुम हंस रही हो? जिन ने कहा, हंस तो मैं अपनी किस्मत पर रही हूँ, और रही बात समय की, वो तो मेरे पास वैसे भी नहीं है। ये कहते हुए उसने यूचैंग की तरफ एक एनवलप सरका दिया। यूचैंग भी उस एनवलप को अजीब ढंग से देख रही थी, जैसे कि उसे डर लग रहा हो। जो चीज़ उसके सामने है उसे लेने से, उसे जानने से या उसे खोलने से। जिन ने उसी एनवलप के ऊपर टैप करते हुए कहा, जस्ट ओपन इट, खोलो इसे। यूचैंग का चेहरा पेल हो गया था। वो उस एनवलप को खोलना नहीं चाहती थी। पता नहीं, एक अनजाहा सा डर उसके दिल में जैसे जगह ले चुका था। फिर भी उसने गल्प किया और उस एनवलप को उठा लिया। जिन ने कहा, पढ़ो इसे, पढ़ो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। यूचैंग ने फाइनली उस एनवलप को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। लगभग हैरान, परेशान और शॉकिंगली वो कभी उस एनवलप को और कभी जिन को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जिस्म से जान निकल गई हो। जिन ने कहा, क्या हुआ? मैंने ऐसे एक्सप्रेशंस की तो उम्मीद नहीं की थी। यूचैंग ने शॉक होते हुए कहा, ये नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये कहते हुए वो लगभग हड़बड़ाने लगी। जिन ने कहा, ये हो नहीं सकता, ये हो गया है और बहुत पहले ही हो चुका है। यूचैंग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो अब काउच से खड़ी हो चुकी थी। जिन ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, आई होप मैं भी ये कह सकती कि ये नहीं हो सकता, पर माय फ्रेंड, ये हो चुका है। मैं अपने कैंसर की 3rd स्टेज पर हूँ और डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि मेरे पास सिर्फ 1 साल है, और 1 साल के बाद न मैं रहूँगी और न मुझसे जुड़ा हुआ कोई इतिहास। जो मैंने करा है उससे मुझे भुगतना ही होगा, मैं उससे भाग नहीं सकती। किसी ने सही कहा है कि कर्मा बहुत बुरी चीज़ है और एक सर्कल में रहता है। वो इंसान जो बुरे कर्म करता है वो अंत में बुरी ही चीज़ पाता है, और मैं अपनी सज़ा पहले ही पा चुकी हूँ और भुगत रही हूँ। ये कहते हुए जिन ने अपने जिस्म पर पड़े हुए उन निशानों को दिखाया, जिसे देखकर यूचैंग लगभग सब कुछ खो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था और चेहरा सफ़ेद। यूचैंग ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। ये कहते हुए वो अपना पर्स लेकर उस घर को वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलकर लगभग भाग चुकी थी, जैसे कि वो सबसे चीज़ से भागना चाहती हो। ये सच्चाई उसके लिए बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। यूचैंग अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा कभी नहीं डरी थी जितनी वो इस सच्चाई को जानकर डर गई। उसको ऐसे जाता देख जिन ने साय किया और वहीं काउच पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, खालीपन था, तकलीफ थी, दर्द था। उसने कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जुन, और आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो सिर्फ मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। कर्मा इज़ अ बिच। ये कहते हुए उसकी आंखों में पुराने इतिहास के पन्ने पलटने लगे। यहाँ से अब एक फ्लैशबैक शुरू होगा और हम जानेंगे कि आखिर ये शख्स और जुन का क्या रिश्ता है। यूचैंग और ये तीनों एक साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। चलिए तो वापस फ्लैशबैक में वहीं चलते हैं जहाँ से हमने उस फ्लैशबैक को छोड़ा था। जुन जितना ज़्यादा जिस चीज़ के लिए डर रही थी वो आज फाइनली सच हो गई थी। वो अपने घर में अपने काउच पर बैठी हुई थी और उसके सामने लगभग उसी जैसी दिखने वाली एक शख्स खड़ी हुई थी जो कि अपने कोल्ड फेस के साथ जुन की तरफ देख रही थी। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहे। तभी उन दोनों की मॉम अपनी हील से और अपने कोल्ड फेस से उस हॉल में दाखिल होती है और लगभग अपनी तरकशी आवाज़ में कहती है,
मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को अपना ये स्टेयरिंग गेम छोड़ देना चाहिए। एकाएक जुन ने कहा, मॉम मैं कहाँ से स्टेयर कर रही हूँ, वही देखो फौरन से आते के साथ ही मुझे घूमने लग गई है। ये कहते हुए जुन ने वहीं टेबल पर से एप्पल उठाया और खाने लगी। उसके सामने खड़ी हुई जो शख्स थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर जिन थी। और जिन ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, गुड मॉर्निंग मॉम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। उन दोनों की मॉम ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी ट्रिप कैसी थी, सब कुछ ठीक रहा? ये कहते हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया, पर जिन उनके टच से जैसे दूर भाग रही थी। उसने कहा, बस ठीक है, सब कुछ ठीक था और मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, हम फिर मिलेंगे। ये कहते हुए जिन ने अपना लगेज उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसको ऐसे जाते हुए देखकर जिन ने अपना सर हिलाया और उसकी मॉम सिर्फ उसको जाते हुए देख रही थी। जिन ने कहा, काम डाउन मॉम, आप तो जानती ही हैं वो ऐसी ही है, बचपन से ही ऐसी है, आपको दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जिन की मॉम ने कुछ नहीं कहा, वो बस हैरान परेशान सी अपने कमरे में चली गई। जिन अपनी मॉम को देख रही थी, वो अपनी मॉम को बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही थी और उसकी मॉम के बिहेवियर में चेंज वो हर रोज़ देखती थी। धीरे धीरे उसकी मॉम अलोन हो गई थी, आइसोलेटेड हो गई थी, वायलेंट हो गई थी और चीज़ों को अवॉइड करने लग गई थी। यहाँ तक कि वो सोशल गैदरिंग में भी नहीं जाती थी। और ये चीज़ जुन के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। जुन महसूस कर रही थी कि धीरे धीरे उसकी मॉम की जो हेल्थ है वो भी गिरती चली जा रही है। और हद तक तब हो गई जब एक दिन जुन ने अपनी मॉम को देखा कि वो कितनी ज़्यादा एडिक्टेड हो गई हैं अल्कोहल की। हॉस्पिटल तक में एडमिट करवाने की नौबत आ गई थी। फिलहाल जुन इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थी, पर कोई और चीज़ भी थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी, वो थी उनकी फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी। बहुत सारे बिल वहीं टेबल पर पड़े हुए थे और जुन वहीं हैरान परेशान सी होकर उन बिल को पढ़ रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे बिल और वो भी अनपेड। जब जाकर उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देखा तो उसकी हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि कंपनी लॉस में जा रही है। इन सब के चलते जुन सबसे बहुत दूर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सीहुआ की लाइफ भी आसान नहीं थी। उसकी लाइफ में एक अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी। आजकल उसे ऑर्फनेज से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। किसी तरीके से सीहुआ का कॉल लग ही गया और जो चीज़ उसके सामने आई वो बहुत अजीब थी। सीहुआ ने सुना कि उसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सीहुआ ने जब ऑर्फनेज से और ज़्यादा जानकारी ली तो पता चला कि कोई बहुत करीबी शख्स उसके बारे में लगभग रोज़ पूछ रहा है। सीहुआ इस बारे में जुन से बात करना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो कुछ दिनों के लिए अपने ऑर्फनेज वापस जाने वाली है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। पर इन सब बीच में जुन इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वो दोनों आपस में कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और जब कांटेक्ट हुआ भी तो जुन ने कहा कि वो बहुत बिजी है, वो नहीं निकल पाएगी। और सीहुआ ने भी नहीं बताया उसे कि वजह क्या है। सीहुआ अकेले ऑर्फनेज जाने से थोड़ा घबरा रही थी, इसीलिए उसने लैनवैन हुआ से मदद मांगी। तो लैनवैन हुआ और सीहुआ दोनों ही अपने ऑर्फनेज चले गए। पर वहाँ तो एक अलग ही चीज़ सीहुआ का वेट कर रही थी। उसे एक ऐसी चीज़ पता चली जो लगभग उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी थी। उसे पता चला कि उसकी रियल मॉम उसे ढूंढ रही हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, फिर हैरान हुई और फाइनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक अनाथ है। उसकी मॉम मर चुकी हैं, पर यहाँ तो उसकी मॉम उसे यहाँ छोड़कर एक अच्छी लाइफ जी रही है या नहीं जी रही है पता नहीं, पर एटलीस्ट वो जिंदा तो है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए कि उसकी मॉम ने उसे इतने लंबे समय तक छोड़ दिया। फिलहाल वहाँ लैनवैन हुआ था जिसने उसे समझाया, क्योंकि वो बहुत हर्ट थी, सैड थी, एंग्री थी, पर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही थी अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि ये एक रियलिटी है, जब अचानक एक ऐसे शख्स को जो पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के लिए तड़पता रहा हो, उसे एक वो शख्स मिल जाए तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो इस वक्त किस इमोशन से जूझ रही होगी। लैनवैन हुआ ने कहा कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। सीहुआ ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी आंसू भरी आंखों से सिर्फ लैनवैन हुआ की तरफ देखने लगी। वो इस वक्त जुन को यहाँ चाहती थी, वो उसके गले लगकर रोना चाहती थी, पर फिलहाल वो यहाँ नहीं थी। उसने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? लैनवैन हुआ ने कहा, कांटेक्ट लो, तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए। सीहुआ ने कहा, नहीं,
मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकती। अगर उन्हें करना होगा तो वो खुद कर लेंगी। इतने लंबे समय तक वो मुझे छोड़कर चली गई थी और अब वो मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आई हैं? सिहुआ का हर्ट होना बहुत जाहिर सी बात थी। वो गुस्सा थी। सिहुआ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं बस यहाँ यही जानने आई थी कि कौन शख्स है जो मुझे ढूंढ रहा है। अब मुझे पता चल गया है, इससे आगे मुझे और कुछ नहीं जानना। लैनमैन हुआ ने कहा, क्या तुम श्योर हो? तुम उनसे नहीं मिलना चाहती? सिहुआ का मन तो कह रहा था कि वो सच बताए, पर झूठ बोलना ज़्यादा मुनासिब था, तो उसने कहा, नहीं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। ये कहते हुए दोनों ही अब वापस शहर आ चुके थे। इसके बाद सिहुआ ने ये बात दोबारा नहीं उठाई। लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर गया और 1 हफ्ते बाद आखिरकार फाइनली जिन ने कॉलेज में एंट्री ले ली थी। यहाँ थोड़ा सा जिन के कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जुन और जिन दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। जुन का कैरेक्टर हम पहले ही देख चुके हैं पुराने चैप्टर्स के अंदर। अब यहाँ थोड़ा सा जिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं। वो जुन है और ये जिन है। जुन एक लाइवली कैरेक्टर है। फ्रेंड्स बनाना, लोगों के अंदर खुशियाँ बांटना जैसे उसका दूसरा काम है। वहीं जिन कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट है। ये एक कोल्ड, क्वाइट, एरोगेंट लड़की है। पार्टी, क्लब, नाइट्स आउट, सिर्फ यही इसकी ज़िंदगी है। लाइफ में स्टेटस सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसकी, पर सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी ये है कि लोगों के साथ घुलना मिलना इसे नहीं आता। इसे नहीं पता कि लोगों को किस तरीके से डील करना चाहिए। इसका एरोगेंट बिहेवियर हमेशा इसके सामने आ जाता है। और वहीं जब ये अपनी बहन जुन को देखती है लोगों से इस तरीके से घुलते मिलते, तो कहीं ना कहीं एक जेलसी की भावना इसके अंदर आ जाती है। इसे नहीं अच्छा लगता जिस तरीके से जुन को सब इतना हैप्पीली ट्रीट करते हैं। इतनी जल्दी फ्रेंड्स बना लेना जुन की खासियत है। और सिहुआ और जुन का रिश्ता कहीं ना कहीं जिन को बहुत ज़्यादा चुभता है। उसने कितनी बार अपनी बहन से कहने की कोशिश करी कि वो सिहुआ का साथ छोड़ दे, वो उनके लेवल की नहीं है, पर जुन ने कभी भी जिन की ये बात नहीं मानी। इस वजह से दोनों की सोच में हमेशा अंतर रहा। बाकी उनके व्यवहार और ख्वाहिशें तो अलग थी ही, इसीलिए कभी भी वो लोग एक साथ नहीं चल पाए। दोनों अपनी ज़िंदगी से बहुत अलग अलग चीज़ें चाहती थी। एक जितना ज़्यादा आइसोलेट रहना पसंद करती थी, वहीं दूसरी जब तक 2-4 लोगों को साथ लेकर ना घूमे उसका दिन नहीं गुजरता था। एक हमेशा हाई स्टैंडर्ड को इम्पोर्टेंस देती थी और दूसरी के लिए स्टैंडर्ड कोई मैटर नहीं करता था, सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए। एक एरोगेंट थी तो वहीं दूसरी खुश मिजाज थी। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग, एक सूरज तो एक मून था, और यही फ़र्क था दोनों की ज़िंदगी में। जुन के लिए शेयरिंग सबसे बड़ी चीज़ थी। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आती थी तो जुन उस चीज़ को बांटना ज़्यादा मुनासिब समझती थी। वहीं जिन अगर उसे कुछ पसंद आ गया तो वो सिर्फ उसका है और उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लोगों को हर्ट करना पड़े, वो करेगी, पर अपनी चीज़ के ऊपर सिर्फ अपना हक जताएगी। क्लासी वाइट ड्रेस, स्ट्रेट हेयर, आंखों में कोई मेकअप नहीं, एक बहुत ही एलिगेंट सी लड़की यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी हुई थी। आने जाने वाले हर शख्स उसको देख रहे थे। जब लैनमैन हुआ और जियांग फेंगमिया की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उनके कदम खुद ब खुद उस लड़की तक पहुंच गए। दोनों ने हैरानी से अपने सामने खड़ी हुई उस लड़की को देखा और फिर एकाएक बोल पड़े, जुन, तुम्हें हुआ क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मेरे सामने पहली बार जुन एक लड़की की तरह खड़ी हुई है? जियांग फेंगमिया ने कहा, तुम सपना नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैं भी वही देख पा रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। सामने खड़ा हुआ शख्स बस हैरानी से इन दो बेवकूफ़ों को देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपना मुंह बनाकर इनकी बकवास को सुनने लगी। जियांग फेंगमिया ने कहा, अरे अरे, जरा इसको देखो तो सही, इससे अपने आज बाल स्ट्रेट कर रखे हैं और लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। लैनमैन हुआ ने कहा, हाँ भाई, सही कह रहा है, मुझे लगता है आज ये डेफिनेटली किसी गलत साइड से उठी है या फिर कहीं गिर गई थी। ये कहते हुए वो उस शख्स को देखने लगे, उसके बालों को छूकर उसके सर को। जब उस शख्स ने देखा कि ये दोनों लड़के उसको छू रहे हैं तो वो एक चिल्लाकर बोली, तुम कर क्या रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जियांग फेंगमिया ने कहा, कम ऑन जुन, अगर तुम्हें हुआ क्या है, होश में आओ, हम दोनों हैं, हम तुम्हारे दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जिन ने चीखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई जुन नहीं हूँ, मैं जिन हूँ।
समझ में आया? और मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए उसने एरोगेंटली और लगभग ग्लेयर करते हुए लैनमैन हुआ की तरफ देखा। लैनमैन हुआ ने कहा, जिन? ये जिन कौन है? यांग फेंगमिया को एकाएक याद आ गया था कि जुन ने जिक्र किया था कि उसकी ट्विन सिस्टर आने वाली है, इसीलिए वो लैनमैन हुआ को रोकना चाहते थे। पर लैनमैन हुआ वो अपनी ही दुनिया में थे। उन्होंने कहा, एक तो तुमने ये अजीब सा खुलिया बना रखा है, एक पल के लिए तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया और अब तुम रोल प्ले कर रही हो। तुमने अपना नाम भी बदल लिया। कम ऑन जुन, मजाक की भी हद होती है और आज वैसे भी 1 अप्रैल नहीं है। उस लड़की ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेंटल असाइलम की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि इस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड इतना लो है कि इसमें ऐसे बेवकूफ़ों को भर्ती कर लिया गया है। मैं जिन हूँ और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरी ट्विन सिस्टर यानी कि वो बेवकूफ़ लड़की जुन है जो अभी तक सिर्फ घर पर ही है। ये कहते हुए वो अपना पैर पटक कर वहाँ से चली गई। जब वो वहाँ से चली गई तो लैनमैन हुआ 2-3 सेकंड तक तो अपनी ही दुनिया में थे। फिर जाकर यांग फेंगमिया ने उनके ऊपर हाथ रखा और कहा, भाई मैं तुझसे बोल रहा था रुक जा, पर तुझे ही शायद तू भूल गया है। जुन ने जिक्र किया था ना कि उसकी ट्विन सिस्टर आने वाली है और मुझे लगता है वही है। ये कहते हुए दोनों ही जिन की तरफ देखने लग गए जो कि उस दिशा में जा रही थी जहाँ जुन तो कभी नहीं जा सकती थी, यानी कि लाइब्रेरी। यांग फेंगमिया और लैनमैन हुआ ने आपस में कहा, हाँ सही कह रहे हो, वो लाइब्रेरी जा रही है और जुन कभी लाइब्रेरी नहीं जा सकती। ये कहते हुए दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगे। वहीं सिहुआ भी आ गई थी। उसने अपने हाथ बांधते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो आखिरकार तुम मिल ही लिए, इससे मिलो। यह है जिन, जुन की ट्विन सिस्टर, और ये तुम्हें वो सब करते हुए नजर आएगी जिसकी कल्पना तुम जुन से सिर्फ ख्यालों में ही कर सकते हो। ये कहते हुए तीनों दोस्त जिन की तरफ ही देखने लगे। ये सारी चीज़ें जिन को ऑलरेडी बहुत इरिटेट कर चुकी थी। लगभग उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट उसको जुन कहकर बुला चुके थे और ये चीज़ उसका पारा चढ़ाने के लिए काफ़ी थी। थक हार कर वो अब लाइब्रेरी में बैठ गई थी और उसका फ़ोन लगातार बजे चले जा रहा था। उसने इरिटेट होकर फ़ोन उठाकर देखा तो उस पर उनकी कंपनी का नाम शो हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो वहाँ पर लीगल एडवाइज़र ने कहा, जिन तुम्हें भी कंपनी आना होगा। जिन ने कहा, मैं क्यों? कंपनी एडवाइज़र ने कहा, तुम्हारी मॉम एब्सेंट हैं और उनके बिहाफ पर उनकी एल्डर सिस्टर होने के नाते तुम्हें यहाँ आना होगा। उसने कहा, मैं अभी फ़ौरन से वापस लौटी हूँ, तो मेरी बहन को फ़ोन करो, चाइना में हर चीज़ वही संभालने के लिए जिम्मेदार है। ये कहते हुए जिन ने फ़ोन काट दिया और लगभग अपने दांत पीसते हुए कहने लगी, मैं इस फैमिली मैटर में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। ये मेरी लाइफ नहीं है। मैं यहाँ सब कुछ पीछे छुड़ाने के लिए आई हूँ और ये सारे काम सिर्फ जिन को ही शोभा देते हैं। ये कहते हुए वो बस हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ जुन घर पर बैठी हुई थी और बिल में उलझी हुई थी जिसे उसे पूरा करना था। चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती चली जा रही थी। जुन कंप्लीटली भूल गई थी कि बाहर भी कोई दुनिया है, क्योंकि काम का बोझ उसके एकाएक कंधों पर आ गया था, वो भी ऐसी चीज़ों को जिनको वो जानती तक नहीं थी। उसका फ़ोन बजने लगा। उसने हैरानी से फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें कंपनी का नाम शो हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से लीगल एडवाइज़र इस बार जुन से बात कर रहे थे। जुन ने कहा, यस अंकल, आपने यहाँ कैसे फ़ोन किया? कंपनी एडवाइज़र ने कहा, जुन बेटा तुम्हें कंपनी आना होगा। जुन ने कहा, क्यों अंकल, क्या हुआ? कंपनी एडवाइज़र ने कहा, बेटा आज बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम्हारी मॉम को कॉल लगाते लगाते मैं परेशान हो चुका हूँ, पर वो जवाब नहीं दे रही हैं। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो सारे बोर्ड मेंबर उनके खिलाफ हो जाएंगे। वैसे भी कंपनी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी है, शायद तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा। जुन ने कहा, हाँ अंकल मुझे पता चला, पर ये सब चीज़ें हो कैसे गई? कंपनी एडवाइज़र ने कहा, ये सब चीज़ें तो तुम्हें यहाँ आकर ही पता चलेंगी। तुम्हारी मॉम बहुत टाइम से एब्सेंट चल रही हैं और कंपनी की सिचुएशन लगातार गिरती चली जा रही है। अगर आज भी वो नहीं आई तो वो अपनी पोजीशन खो सकती हैं। जुन ने कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, कंपनी एडवाइज़र ने जवाब दिया, तुम उनकी जगह ले सकती हो और आज किसी भी तरीके से मीटिंग में शामिल हो, वरना सारे शेयर होल्डर्स उन्हें बॉयकॉट कर देंगे। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। जुन वहाँ हैरान सी बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे चीज़ों को कैसे संभालना चाहिए। वो कभी बिजनेस फील्ड में नहीं गई, उसे नहीं पता कंपनी को कैसे सुलझाया जाता है, उसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए वो कम्प्लीटली ब्लैंक थी। पर फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी उसकी मॉम। वो लगातार अपनी मॉम को कॉल करने लगी पर उसकी मॉम ने कॉल नहीं उठाया। उसने हैरान होते हुए कहा, मॉम
आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? वो डरी हुई थी। जुन ने जिन को फ़ोन लगाकर उससे जानकारी लेने की कोशिश करी, शायद उसे उसकी मॉम के बारे में पता हो, पर जिन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और बहुत ही बुरी तरीके से जुन का फ़ोन काट दिया। अब जुन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे डर लग रहा था क्योंकि उसकी मॉम की हालत वो देख रही थी। फिर उसने सीहुआ को कॉल किया। वो लगातार सीहुआ को कॉल लगाती रही पर सीहुआ ने उसका कॉल नहीं उठाया। ये चीज़ उसके अंदर और ज़्यादा गुस्सा बढ़ा रही थी। उसकी मॉम कॉल नहीं उठा रही, जिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, सीहुआ कॉल नहीं उठा रही, ऊपर से उसे एक ऐसी मीटिंग के लिए जाना है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी। एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसे क्या करना चाहिए? फ़िलहाल आज जुन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसने डरते हुए अपने फ़ोन में कॉल लिस्ट को चेक किया कि उसे किसे कॉल लगाना चाहिए। जब जाके उसे कहीं जियांग फेंगमिया का नाम नज़र आया। उसने डरते हुए जियांग फेंगमियान को कॉल लगाया। एक ही 2 रिंग के अंदर जियांग फेंगमियान ने कॉल उठा लिया। जुन ने कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जुन की ऐसी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो जियांग फेंगमियान शॉक ही हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जुन इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही है। उन्होंने कहा, क्या हुआ जुन, मुझे बताओ। मैम, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। पीछे से एक मेड ने आवाज़ लगाई और जिन अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आ गई। उसने पीछे मुड़कर उस मेड की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मैं खा लूँगी, तुम जाओ। वो मेड वहाँ से चली गई। जिन बहुत दुखी थी। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी। मैं कभी भी एक अच्छी ना बेटी बन पाई और ना ही बहन। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो जुन, मुझे माफ़ कर दो मॉम। पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। एंड मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जुन और जिन के कैरेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। जुन अलग है और जिन अलग है। मैंने यहाँ 2 डिफरेंट फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल ज़रूर किया है, पर देखने में दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। सिर्फ उनके नेचर के अलावा कोई नहीं कह सकता कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ और आगे भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं वहाँ क्लियर करने की पूरी कोशिश